गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी आप लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और इस फीडबैक के माध्यम से ही मुझे खुशी मिलती है कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और अच्छे कंटेंट लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊँ। तो कल एक भाई साहब हैं जिन्होंने प्रतिक्रियाएँ दी थी कि आपका एडिटोरियल बहुत ही अच्छा है, आप ऐसे ही अपलोड किया करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस फीडबैक के लिए। तो चलते हैं, जैसा कि आपको पता है 28 तारीख को कई वीडियो नहीं बन पाए थे, 28, 29, 30। तो इस सारे वीडियो को मैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये विषय जो हैं जो कंटेंट थे बहुत ही प्रभावशाली थे। इसलिए ये लेखन शैली में आपके आर्गुमेंट जब आप किसी से डिबेट करेंगे तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं दोस्तों, जो विषय है वो है सिमरती सिसकती नदियाँ। ठीक है, और इसे लिखा है दोस्तों पंकज चतुर्वेदी जी ने। तो चलते हैं, आज देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, सावन तो सामान्य ही था, पर भादों जो झमक कर बरसा तो एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाला देश प्रकृति की इस अनमोल देन को आफत कहने लगा। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो सावन है, सावन तो सामान्य था, भादों में झमक कर बरसात जो होती है, भादों जैसे कि जब आप ग्रामीण स्तर पर जाएंगे तो वहाँ पे होता है ना चैत मास भादव, तो वही भादव है। भादव का मतलब हुआ एक ऐसा समय जब बारिश होती है। तो दोस्तों ये बारिश वरदान ही थी, ये बारिश बहुत ही लाभकारी थी। ठीक है, पर हम लोगों ने गलत क्या किया, इसके बड़े बड़े शहरों की बसावट की। बस वो सुनियोजित तरीके से न बसाने की वजह से कहीं नाले का पानी बहने लगा रोड पे आके, तो कहीं ग्रामीण स्तर पे आप देख सकते हैं जितने भी ज़्यादातर चीज़ें लोगों ने कब्जा कर रखी हैं। नाले पे लोगों ने घर बना रखा है, तो अब जो जीएस जिसे आप ग्राम सभा की ज़मीनें कहते हैं वहाँ पे लोगों ने कब्जा कर लिया, वहाँ पे मकान खड़े कर लिए हैं। तो ऐसे में क्या है, जो जल निकासी की जो व्यवस्था थी पहले हुआ करती थी, वो सारी तरह से अब व्यवस्थित हो चुकी। उसके बाद थोड़ी सी भी बारिश होती है तो दोस्तों चारों तरफ से जलमग्न हो जाता है, पानी का निकासी नहीं रहता है, नदियों को संकीर्ण कर दिया गया, नालों को ख़त्म कर दिया गया। तो ये पूरी तरह से मानवीय हस्तक्षेप की वजह से हुआ है, जिसे आप लोग समझने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि पहले बारिश कम होती थी, आज बारिश ज़्यादा हो रही है दोस्तों, बल्कि आज की अपेक्षा बारिश कम हो रही है, पहले ज़्यादा होती थी। पहले एक सुनियोजित तरीके से जो बारिश का पानी हुआ करता था वो एक रास्ते निकल जाता था जहाँ पे उसे जाना था, पर आज चारों तरफ से अब व्यवस्थित रूप से लोगों ने मकान खड़ा कर दिए हैं, कब्जा कर लिए हैं, तो पानी जाए कहाँ। ये जो मानवीय अतिक्रमण है दोस्तों, आज मानवीय अतिक्रमण को दोष न देकर लोग प्रकृति को दोष दे रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। घर गांव बस्ती पानी से लबालब हो गए हैं। सब जानते हैं कि बरसात की ये बूंदें सारे साल के लिए अगर सहेज कर नहीं रखी तो सूखे की संभावना बनी रहती है। हर बूंद को सहेजने के लिए हमारे पास छोटी छोटी नदियों का जाल है। तपती धरती के लिए बारिश महज ठंडक नहीं लेकर आती, वह समृद्धि संपन्नता की दस्तक भी होती है। आपको बता दें, बारिश कितना वरदान है इस पृथ्वी के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस मानव के लिए, इस जीव के लिए, उसका अंदाज़ा आप तभी लगा सकते हैं। एक बार आप कल्पना करके देखिएगा, यदि बरसात ना हो तो किसान और इंसान और पृथ्वी का क्या हाल होगा। तो दोस्तों जो प्रकृति ने एक सामंजस्य बना के रखा है, करोड़ों वर्षों से सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूब जाता है। एक मौसम का जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलता आ रहा है, गर्मी होगा, बरसात होगा, ठंडी होगा, तो इन प्रक्रियाओं को कहीं न कहीं मानव बाधित कर रहा है, और इसका दोषी खुद को जिम्मेदार ना मानकर वो प्रकृति के ऊपर मर रहा है। मगर यह भी हमारे लिए चेतावनी है कि अगर बरसात और औसत से ज़्यादा हो गई तो हमारी नदियों में इतनी जगह नहीं कि वे इसके उफान को सहेज पाएँ। नतीजतन बाढ़ और तबाही के मंजर उतने ही भयावह हो सकते हैं जितने कि पानी के लिए तड़पते बुंदेलखंड या मराठवाड़ा के। आपको बता दें, सोचिए कुछ ऐसे विशेष चुनिंदा जगह हैं जहाँ पर बारिश के मौसम में बाढ़ की समस्या आ जाती है, और जब गर्मी आती है तो पूरी तरह से वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज़? ओनली हम लोग हैं।
हम लोग इसलिए हैं कि दोस्तों, क्या हम इस पानी को रिजर्व करके नहीं रख सकते? इसके प्रबंधन के लिए सरकार, वहाँ का स्थानीय प्रशासन विचार विमर्श नहीं कर सकता? अगर विचार विमर्श करता तो कई क्षेत्रों को उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ता, दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, पानी की वजह से ये समस्याएं उठानी नहीं पड़ती। तो इस पे विचार विमर्श करने की आवश्यकता है ग्राम प्रधान का, स्थानीय प्रशासन का, शासन का, कि सुनियोजित तरीके से गाँव का बसावट हो, शहरों का निर्माण हो। नहीं तो आप देखते हो कि मुंबई में आए दिन किस प्रकार से धराशायी हो जा रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, क्योंकि वहाँ पे मनाही है, वो प्रोहिबिटेड रीजन होता है, क्षेत्र होता है, पर कुछ लोग मनमानी तरीके से उसमें घूस देकर बनवा लेते हैं। मतलब अपना प्रॉफिट होना चाहिए, कोई मरे प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो उससे उनको कोई मतलब नहीं है। सन 2015 की मद्रास की बाढ़ बानगी है कि किस तरह शहर के बीच से रहने वाली नदियों को जब समाज ने उथला बनाया तो पानी उनके घरों में घुस गया था। बम्बई तो हर साल अपनी 4 नदियों को लुप्त करने का पाप भोगती है। दूर भारत की बात क्या की जाए। आपको बता दें, आज इतना कचरा, इतनी गंदगी हम नदियों में ले जाकर खड़ा कर दी है नालों के माध्यम से, कि वो अपने अस्तित्व को लेकर मतलब संघर्ष कर रही हैं। यही कारण है कि दोस्तों वहाँ पे ज़्यादातर बेसिनों का निर्माण हो गया है। प्लास्टिक कचरा सब डालकर हमने एक तरह से नदियों का जो जल स्तर था पहले की अपेक्षा आज ज़्यादा नहीं है। पहले नदियाँ गहरी हुआ करती थी, नदियों का अतिक्रमण नहीं होता था। आज आप इलाहाबाद कानपुर जगह जाएंगे जहाँ पे प्रोहिबिटेड है कि नहीं 100 से 200 मीटर के नियर अबाउट आप किसी भी कंस्ट्रक्शन का निर्माण नहीं करते। पर दोस्तों पैसा आप फेंकिए, उसके बाद वहाँ के स्थानीय प्रशासन से मिलिए, आप सब कुछ खड़ा कर सकते हैं। तो आपने नदियों में घर बना लिया, नदियों में कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, तो ये गलती किसकी है सोचिए। और बता दें, महाराष्ट्र जैसे राज्य पे बार बार आरोप लगता है कि ये हर साल कई नदियों का अतिक्रमण कर देता है। तो इस चीज़ पे भी हमें जागरूकता लानी होगी, लोगों तक इस बात को पहुंचाना होगा कि जो हमारी प्राणदायी हैं, जो चीज़ें असल में बहुत ही ज़रूरी हैं, उसकी उपेक्षा ना करें, उसे सुंदर बनाएं, उसके अस्तित्व को लेकर संघर्ष करें, अन्यथा इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी टनों मलबा उड़ेले जाने के कारण उथली हो गई। एनजीटी ने दिल्ली मेट्रो सहित कई महकमों को चेताया, इसके बावजूद निर्माण से निकली मिट्टी और मलबे को यमुना नदी में खपाना आम बात हो गई। यह सर्वविदित है कि पूरे देश में कूड़ा बढ़ रहा है और कूड़े को खपाने के स्थान सिमट रहे हैं। विडंबना है कि चलती ट्रेन की रसोई के कूड़े से लेकर स्थानीय निकाय भी अपना कूड़ा अपने शहर गांव की नदियों में धकेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसका एक कुप्रभाव कि नदियां मर रही हैं और उथली हो रही हैं। सोचिए, मतलब ऐसा कोई कूड़ा करकट गंदगी नहीं होगी जो नदियों में न मिलाया जाए। नालों के माध्यम से नदियों में चला जाता है। उसके बाद नदियाँ कब तक संघर्ष करें, कितनी सफाई करें। वही सफाई करते करते आज वो अपना दम घुट रही हैं, मर रही हैं। इसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं। क्या हम किसी ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे वस्तु का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिसे हम आसानी से रिसाइकल बिन कर सकें, या फिर जिसे प्रकृति रिसाइकल बिन कर सकें। सोचिए, हम प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादातर जगहों पे कर रहे हैं और ये चीज़ें प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है, पर कोई किसी से मतलब नहीं है। कानून क्या कर रहा है आपको तो आप देख ही रहे हैं। जाहिर है कि बगैर जल के जीवन की कल्पना संभव नहीं। हमारी नदियों के सामने मूल रूप से 3 तरह के संकट है: पानी की कमी, मिट्टी का आधिक्य और प्रदूषण। देखिए, नदियों के सामने जो 3 बड़े कारण वो क्या है? पानी की कमी। एक समय के बाद आप देखते हैं कि नदियों में पानी कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि उनका बहाव रुक जाता है, प्रवाह बंद हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पे सड़न होने लगता है, वहाँ गाद बनने लगता है, वहाँ पे एक अलग मिट्टी का निर्माण होने लगता है, जिससे वहाँ पे आप कह सकते हैं कि आने वाले समय के लिए संकट पैदा हो जाता है। मिट्टी का अधिक होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिट्टी की वजह से भी दोस्तों प्रवाह रुक जाता है। और प्रदूषण के बारे में तो कहना क्या है, किसी प्रकार की कोई गंदगी हो। आप देखते होंगे तमाम तरह के फेस्टिवल मनाते हैं, चाहे हिंदू रिलीजन के हों चाहे मुस्लिम रिलीजन। यहाँ पे कास्ट और क्रीड, रिलीजन, रीजन और इन सब सारी चीज़ों की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि सारे लोग जिस प्रकार से नदियों में गंदगी फेंक रहे हैं, उसे दूषित कर रहे हैं, ये चूँकि गलत है।
धरती के तापमान में हो रही बढ़ोतरी के चलते मौसम में बदलाव हो रहा है और इसी का परिणाम है कि या तो बारिश अनियमित हो रही है या फिर बेहद कम। मानसून के 3 महीनों में बमुश्किल 40 दिन पानी बरसना या फिर एक सप्ताह में ही अंधाधुंध बारिश हो जाना या फिर बेहद कम बरसना, ये सभी परिस्थितियाँ नदियों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर रही हैं। बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी और ब्राह्मणों के रास्ते में पानी खूब बरसता है और इनमें न्यूनतम बहाव 4.7 लाख घन मीटर प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। वहीं कृष्णा, सिंधु, तापी, नर्मदा और गोदावरी का पथ कम वर्षा वाला है, इसलिए इसमें जल बहाव 2.6 लाख घन मीटर प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। कावेरी, पिन्नार, माही और साबरमती में तो बहाव 0.6 लाख घन मीटर ही रह जाता है। सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए अधिक दोहन, बांध आदि के कारण नदियों के प्राकृतिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ हुई और इसके चलते नदियों में पानी कम हो रहा है। भारतीय नदियों के मार्ग से हर साल 1645 घन किलोमीटर पानी बहता है, जो सारी दुनिया की कुल नदियों का 4.44% है। आंकड़े के आधार पर पानी के मामले में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा समृद्ध है, लेकिन चिंता का विषय है कि पूरे पानी का कोई 85% बारिश के 3 महीनों में समुद्र में रह जाता है और नदियाँ सूखी रह जाती हैं। एक चीज़ और है, कुछ दिन पहले नदी के ऊपर एक वीडियो हमने अपलोड किया था, वो कंटेंट भी बहुत प्यारा था। उसमें ये था कि जितना हम लाभ ले रहे हैं, जैसे बड़े बड़े बांधों का निर्माण करके जो हम बिजली पैदा कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हमें बहुत लाभ हो रहा है, हमारे आवाम को लाभ हो रहा है, तो आपको बता दें उसका 4 गुना ज़्यादा, मान के चलिए कि यदि प्रति वर्ष 2.5 करोड़ का यदि हमें प्रॉफिट होता है तो कम से कम 1000 करोड़ का नुकसान भी होता है उस परियोजनाओं के माध्यम से। तो आप आंकड़े निकाल सकते हैं, जब हमें लॉस हो रहा है सबसे ज़्यादा, पर वो लॉस हमें पूरी तरह से दिख नहीं रहा है, पर उसका प्रभाव इतना प्रभावशाली है कि आने वाले समय में हो सकता है दिशा और दशा बदल सकती है। तो हमें अभी से मेहनत करना पड़ेगा, हमें जागरूक रहना पड़ेगा इनके रिजर्व को लेकर, इनके प्रिजर्वेशन को लेकर, संरक्षण को लेकर। अन्यथा दोस्तों स्थिति और भी गंभीर होगी। अभी तो कहीं ना किसी माध्यम से हमारे पास विकल्प है, पानी मिल जा रहा है। बाद में दोस्तों हम ऐसे तमाम जलीय जीव जंतु, प्राकृतिक के शेष चुनिंदा चीज़ों को खो देंगे जिनका हमें आज के समय और आगे भी बहुत आवश्यकता रहेगी। एक तरह से पारिस्थितिकी तंत्र को हम बिगाड़ देंगे। ठीक है। नदियाँ अपने साथ अपने रास्ते की मिट्टी, चट्टानों के टुकड़े और बहुत सारा खनिज बहा कर लाती हैं। पहाड़ों और नदियों के मार्ग पर अंधाधुंध जंगल कटाई, खनन, विस्फोटक के इस्तेमाल आदि के चलते थोड़ी सी बारिश में ही बहुत सारा मलबा बहकर नदियों में गिर जाता है। नतीजतन नदियाँ उथली हो रही हैं, उनके रास्ते बदल रहे हैं और थोड़ा सा पानी आने पर ही वे बाढ़ का रूप ले लेती हैं। भैया काहे नहीं बाढ़ का रूप लेंगी, आप ही बताइए। बाढ़ का रूप इसलिए ले रही हैं क्योंकि आपने जो पहले हुआ करता था उसका दायरा, जो उसका प्रवाह था, पूरी तरह से आपने अवरुद्ध कर दिया। अगर एक प्रवाह बना रहे नदियों का तो उसमें कभी भी जो मिट्टी है, गाद है, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो एक जगह नहीं रुकेंगे। पर दोस्तों जब नदियों का प्रवाह, जो पानी का बहाव है, कम हो जाएगा तो उससे क्या समस्या होगी मैं आपको बता दूं। उससे ये समस्या होगी कि जब उसका प्रवाह कम होगा तो जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो एक ही जगह पर रुक जाते हैं, उसके बाद वो ऊपर उठने लगते हैं। जैसे नहीं नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ हिमालय के अंदर, वैसे इसका भी एक तरह से निर्माण होने लगेगा और कई जगह पे मैं मानता हूँ कि छोटे छोटे स्तर पर होगा, पर ये बहुत ही बड़ा अवरुद्ध साबित होगा जब हर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 700 मीटर, 500 मीटर की दूरी पर एक नए नए अवरुद्ध ऐसे ही बनते चले जाएंगे। तो नदियों का प्रवाह प्रभावित होगा, उनका जलस्तर प्रभावित होगा। उसके बाद वही होगा कि नदियों का जलस्तर ऑटोमेटिक कम वर्षा में ही बढ़ जाएगा और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी, जो अभी स्थिति चल रही है बिहार में, उड़ीसा में, असम में। ऐसे तमाम 18 से लेकर 20 राज्य जो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। यह भी खतरनाक है, सरकार और समाज इंतज़ार करता है कि नदी सूखे और वह उसकी छोड़ी हुई ज़मीन पर कब्जा कर ले। इससे नदियों के पाट संकरे हो रहे हैं, उनके करीब बसावट बढ़ने से प्रदूषण बढ़ रहा है। कल कारखानों का कचरा, घरों की गंदगी, खेतों की रासायनिक दवा और खादों का हिस्सा, भूमि कटाव और भी कई ऐसे कारक है जो नदी के जल को जहर बना रहे हैं। अनुमान है कि जितने जल का उपयोग किया जा रहा है उसके मात्र 20% की खपत होती है। शेष 80% पानी कचरा समेत बाहर आ जाता है। भले हम कारखानों को दोषी ठहराएं, लेकिन नदियों की गंदगी का 3/4 हिस्सा घरेलू मल जल ही है। आज देश की 70% नदियाँ प्रदूषित और मरने के कगार पर हैं। इनमें गुजरात की अमला खेड़ी,
साबरमती और खारी, हरियाणा की मारकंडा, मध्य प्रदेश की खान, उत्तर प्रदेश की काली और हिंडन, आंध्र प्रदेश की मुंशी, दिल्ली की यमुना और महाराष्ट्र की भीमा मिलाकर 10 नदियां सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं। हालत यह है कि देश की 27 नदियां नदी के मानक पर खरे नहीं उतरती हैं। वैसे गंगा हो या यमुना, गोमती, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, झेलम, सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास, पार्वती, हरदा, कोसी, गंड, गोला, मसैड़ा, वरुणा हो या बेतवा, ढोंग, डेकन, डागरा, रमजान, दामोदर, सुवर्ण रेखा, सरयू हो या रामगंगा, गौला हो या सिया, पुनपुन, बूढ़ी गंडक हो या गंडक, कमला हो या फिर सोन, भागीरथी या इसकी सहायक कमोबेश सभी प्रदूषित हैं और अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं। आपको बता दें ऐसी तमाम नदियाँ जिनका हमने यहाँ पर जिक्र किया, और कई नदियाँ ऐसी भी हैं जो क्षेत्रीय हैं या फिर जिन नदियों का नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया। बता दें आज भारत जैसे देश में सारी नदियों का जो अस्तित्व वो संकट में है, वो अपने अस्तित्व को लेकर जूझ रही हैं और ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, ये बहुत ही बड़ी समस्या हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए, और जिस पे आत्ममंथन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और इस पर कौन करेगा विचार विमर्श? ये जो फलाने योजना लेकर आएंगे नदियों को साफ़ कर देंगे, कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे। अरे क्या फ़ायदा जब एक आदमी बार बार उसी कमरे को साफ़ कर रहा है और आप पान पराग खा के, सुरती खा के वहीं पे थूक रहे हैं, तो उसका प्रभाव क्या होगा? अरे वो डेली वो साफ़ करेगा, डेली आप थूकेंगे, कचरा करेंगे, तो उसका कुछ लाभ होने वाला है? वो निरर्थक प्रयास होगा, निरर्थक मेहनत होगा। तो जो लोग कमरे के अंदर हों पहले जागरूक हों कि जब सामने वाला बंदा साफ़ सफाई करा तो वहाँ पे गंदगी क्यों करे, थूके क्यों, किसी अन्य स्थान का चुनाव करके वहाँ पे क्यों ना करें, फिर उसके निस्तारण के लिए किसी अन्य जगह पर भेज दें। तो ऐसे ही दोस्तों हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा स्थिति विकराल हो जाएगी। दरअसल पिछले 50 वर्षों में अनियंत्रित विकास और औद्योगिकरण के कारण प्रकृति के तरल स्नेह को संसाधन के रूप में देखा जाने लगा। श्रद्धा भावना का लोप हुआ और उपभोग की वृत्ति बढ़ती चली गई। क्योंकि नदी से जंगल, पहाड़ किनारे, वन्य जीव, पक्षी और जन जीवन गहरे तक जुड़ा है, इसलिए जब नदी पर संकट आया तब उससे जुड़े सजीव निर्जीव सभी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। जानकर आश्चर्य होगा कि नदियों की मुक्ति का एक कानून पिछले 64 सालों से किसी लाल बस्ते में बंद है। संसद ने सन 1956 में रिवर बोर्ड एक्ट पारित किया था। इस कानून की धारा 4 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक से अधिक राज्यों में बहने वाली नदियों के लिए राज्यों से परामर्श कर बोर्ड बना सकती है। इस बोर्ड के पास बेहद ताकतवर कानून का प्रावधान है, जैसे कि जलपूर्ति, प्रदूषण रोकने आदि के लिए स्वयं दिशा निर्देश तैयार करना, नदियों के किनारे हरियाली, बेसिन निर्माण योजनाओं की क्रियान्वयन की निगरानी आदि करना। नदियों के संरक्षण का इतना बड़ा कानून उपलब्ध है, लेकिन आज तक किसी भी नदी के लिए रिवर बोर्ड बनाया ही नहीं गया। संविधान के कार्यों की समीक्षा के लिए गठित वेंकटचलैया आयोग ने तो अपनी रिपोर्ट में इसे एक मृत कानून करार दिया था। सोचिए ऐसे तमाम तरह के कानून बनाए गए हैं और समीक्षा के गठित के लिए एक तरह अलग कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, आयोग बनाया गया, फिर भी दोस्तों कुछ लोगों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कहने का मतलब ये अमली जामा पहनाने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आप जागरूक ना हो, हम जागरूक ना हो, इसे अपनी जिम्मेदारी एक कर्तव्य की तरह ना निर्वहन किया जाए, तब तक ऐसा कोई मतलब नहीं है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कई विकसित देशों का उदाहरण देते हुए इस अधिनियम को गंभीरता से लागू करने की सिफारिश की थी। यह माननीय है कि हमारा समाज अपनी नदियों के अस्तित्व के प्रति कितना लापरवाह है। दुर्भाग्य कि विभिन्न कारणों से नदियों के उथला होने, उनकी जल ग्रहण क्षमता कम होने और प्रदूषण बढ़ने से सामान्य बरसात का पानी भी उसमें समा नहीं रहा है, और जो भी पानी जीवनदायी है वह आम लोगों के लिए त्रासदी बन रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है, जो आप इसमें विचार डालेंगे कि जो दिन प्रतिदिन आए दिन नदियों के अस्तित्व को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। थोड़ी सी बारिश की वजह से नदियों का जो पानी उफान में बहने लगता है, वहाँ के ग्रामीण और शहरी जो क्षेत्र वहाँ पे प्रवेश कर जाता है, उसके बाद हाहाकार मच जाता है, वहाँ के लोगों को विस्थापित करना पड़ता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसमें ज़िम्मेदार कौन है? क्यों बार बार मानवीय हस्तक्षेप किया जा रहा है, लाख जन समुदाय जागरूकता पैदा करने के बाद भी? तो इस चीज़ को अपना कर्तव्य जब तक नहीं मानेंगे, एक जिम्मेदारी की भांति नहीं अनुसरण करेंगे, तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।